नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस पब्लिक स्पीकिंग ऑनलाइन फ्री कोर्स में जो प्लीज सिट डाउन चैनल पर आपके लिए हम लेकर आए हैं। आप लोग इससे पहले 2 मॉड्यूल कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको उनमें कुछ सीखने का अवसर मिला होगा, कुछ अभ्यास आप लगातार कर रहे होंगे। मैं लगातार आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया इसे एक थियोरेटिकल कोर्स न माने। कोई पब्लिक स्पीकिंग कोर्स थियोरेटिकल कैसे हो सकता है? वह तो आपको बोलना सिखाने का कोर्स है, बोलना क्या होता है बताने का कोर्स नहीं है। इसलिए प्लीज अपने आलस्य को छोड़िए, अपना कैमरा किसी स्थिर जगह पर सामने रखिए, उसके सामने लगातार अभ्यास कीजिए और अपनी आवाज को सुनिए, अपने आप को देखिए। यह सबसे अच्छा तरीका होगा आपको अपनी जो हिचक है उसे दूर करने का। तो खैर, आपका स्वागत है मॉड्यूल 3 में। और मॉड्यूल 3 हमने जैसा कि पहले बताया था, इस पूरे के पूरे कोर्स का सैद्धांतिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है। क्यों? क्योंकि यह कोर्स का यह मॉड्यूल आपको बताएगा कि आप क्या बोलें। आपको याद होगा कि हमने शुरुआत में एक अलग वीडियो में बताया था कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए 3M के नियम का पालन करना होता है। ये 3M क्या है? मैटर, मेथड और मैनर। इसमें जो सबसे पहला सबसे अहम एम था वो था मैटर। तो आप इस मॉड्यूल 3 में हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जो मैटर है, जो विषय वस्तु है, उसे आप कैसे तैयार करें। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसमें मेथड शामिल नहीं है। आप देखेंगे कि इसमें मेथड भी शामिल है। तो आप कैसे, कौन से कौशल से, कौन से शिल्प से अपनी स्पीच को तैयार करें। ध्यान रखिएगा, जब आप किसी वक्तव्य को देने जा रहे होते हैं तो जो उसका जो इनवाइट आपके पास आया या आपने अप्लाई किया या आप जिस स्थिति में हैं उसके तहत आपको एक मोटा मोटी अनुमान होता है कि आपको कितनी देर बोलने को मिलने वाला है। आपको पता होता है कि विषय वस्तु क्या होने वाली है, विषय क्या होने वाला है, और फिर उसके आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी होती है। यह मॉड्यूल आपको सिखाएगा कि यह तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपको अपने जो वक्तव्य है, अपना जो स्पीच है, अपने जो भाषण है, अपना जो वाद विवाद है, जो भी ढांचा हो उस वक्तव्य का, उसे स्ट्रक्चर करना होता है। स्ट्रक्चर करने के लिए कुछ तो बहुत आसान से तरीके हमेशा से आपको बताए गए। जैसे पहला तरीका, मुझे उम्मीद है कि आप पहले से जानते हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड स्पीच स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या है स्टैंडर्ड स्पीच स्ट्रक्चर? उसमें 3 हिस्से। पहला हिस्सा इंट्रोडक्शन, दूसरा हिस्सा बॉडी, तीसरा हिस्सा कंक्लूजन। यानी कि पहले हिस्से में आप परिचय देते हैं, जिसका कुल मतलब है कि आप ओपनिंग करते हैं, अपने ऑडियंस को अपने आप से शामिल करते हैं, आप उनके साथ जुड़ाव पैदा करते हैं ताकि वो आपको आपके मुख्य संदेश के लिए, जो कि बॉडी में आएगा, उसे सुनने के लिए तैयार हो, वो आपके साथ जुड़ जाए। तो पहला हिस्सा इंट्रोडक्शन, हम आएंगे इंट्रोडक्शन पे क्या करना है। दूसरा हिस्सा मेन बॉडी ऑफ द स्पीच, आखिर आपके विषय वस्तु क्या है, मुख्य संदेश यही होने वाला है। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई 2 घंटे 4 घंटे की कार्यशाला नहीं कर रहे हैं जैसे कि हम इस समय कर रहे हैं, अगर आप केवल 5 मिनट 7 मिनट 2 मिनट की स्पीच करने वाले हैं, तो इस समय का बिल्कुल ध्यान रखें। अपने स्पीच में, अपने वक्तव्य में अनगिनत पॉइंट्स देने की कोशिश ना करें। यह एक बड़ी गलतफहमी बहुत सारे वक्ताओं में होती है कि मोर द मेरियर। मोर द मेरियर स्पीच का तरीका नहीं है। अगर आप स्पीच करने देने वाले हैं तो अगर आपके पास 150 संदेश हैं, अगर आपके पास 40, 10, 12 भी संदेश हैं और आप सारे के सारे संदेशों को एक ही स्पीच में देने वाले हैं, तो आप बोरिंग स्पीच देने वाले हैं। ये बोरिंग स्पीच वैसी ही है जैसे कि आप मीटिंग्स में जाते हैं और आपके सामने कोई पावर पॉइंट पर एक स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, 40वीं स्लाइड, 45वीं स्लाइड देता रहता है, और आप क्या करते हैं? आप अपना फोन उठाते हैं और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर बातें करते हैं, ईमेल भेजते हैं, ईमेल रिसीव करते हैं, रिप्लाई करते हैं। क्या मतलब है? मतलब है कि आप उस संदेश के साथ जुड़ नहीं रहे हैं। कौन जुड़ सकता है 40 संदेशों के साथ?
So please pick up 3-4 मैक्सिमम 4 पॉइंटर्स। आपका वक्तव्य कितना भी अहम क्यों ना हो, उसमें 3-4 से ज्यादा संदेश नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई भी श्रोता अनंत संदेशों के साथ जुड़ाव महसूस नहीं कर सकता। अगर कोई छोटे पॉइंटर्स हैं तो किसी मुख्य बिंदु के सब पॉइंट के तौर पर उसे रख लीजिए, लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल क्रिस्प होना चाहिए। इंट्रो के बाद 4 पॉइंट्स और हर पॉइंट के साथ कोई एक रोचक बात, चाहे वो एनेक्डोट्स के रूप में हो, कहानी किस्से के तौर पर हो। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के कानों को, मनुष्य के दिमाग को बहुत गंभीर अमूर्त बातें सुनने के लिए नहीं बनाया गया है। हम आदिम तौर पर ही किस्से कहानियों को सुनने के लिए रुचि रखते हैं। इसलिए अगर आप कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं तो उसे किस्से कहानियों में जरूर बदलें। यह है बॉडी वाला हिस्सा, बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, 3 या 4 बिंदु। और उसके बाद अंत में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे करना है? जो बात आप कहना चाहते हैं तो उसे अंत में देंगे, इस तरीके से देंगे कि आप जो आपका श्रोता समुदाय है उसके साथ इमोशनली जुड़ सके। तो सबसे पहली चीज क्या हुई? स्ट्रक्चर योर स्पीच। या तो स्टैंडर्ड स्पीच स्ट्रक्चर में कीजिए, अगर आप कुछ इनोवेट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन शुरुआत में ही अपने श्रोताओं को बता दें कि आपकी स्पीच का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विषय पर बातचीत करते समय मुख्यतः 3 बिंदुओं में बात करूंगा। यह हुआ पहले से घोषणा करना, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पहले से घोषणा कर दीजिए और अपनी स्पीच को ऐसे ही स्ट्रक्चर कीजिए। तो जब आप इस पूरी प्रक्रिया में विषय वस्तु को तैयार कर रहे हैं और आपके पास विषय वस्तु के 3 हिस्से मान लीजिए दिमाग में हैं, आपने कहा कि शुरुआत में आप परिचय देंगे, फिर बॉडी देंगे और अंत में निष्कर्ष या कंक्लूजन देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन हिस्सों में एक जगह से दूसरी जगह पर कूद फांद नहीं की जानी। देयर हैज टू बी ए लॉजिकल फ्लो, एक तार्किक प्रवाह जरूरी है। आप ऐसा नहीं बोलेंगे, मैं आपके सामने आया हूं, मेरी बातचीत है, परिचय 1 2 3 4 5, इसके बाद मैं शुरू कर रहा हूं बॉडी 1 2 3 4 5। नहीं, ये नाटकीय है, ये स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक तरीका क्या होता है? हम बातचीत शुरू करते हैं और बहुत ही सहज रूप से कब हम परिचय से बॉडी पर चले जाते हैं, अलग से बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वही आप करेंगे। आप कैसे इसे तैयार करें? मेरी सलाह है और ये युक्ति है, वह यह है कि एक A4 साइज की शीट लें, सामान्य A4 साइज की शीट, और उस पर अपनी बातचीत को अधिक से अधिक 5 वाक्यांशों में, 5 फ्रेजेस में आउटलाइन बना लें, एक रूपरेखा बना लें और उस रूपरेखा के हिसाब से इस विषय वस्तु को ध्यान से लगाएं। इसके बाद ये दूसरा हिस्सा आता है जिसमें हम सबसे पहली चीज, जिसे हमने इंट्रोडक्शन कहा, परिचय कहा, ओपनिंग कहा, उसके बारे में बात करें। यद्यपि आपको याद होगा हमने ओपनिंग और क्लोजिंग पर एक अतिरिक्त वीडियो बनाया है, अगर आप और विस्तार से इसे समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन यहां हम एक छोटी सी बात से शुरू कर रहे हैं। अगर मैं आपको कोई बात कहना चाह रहा हूं तो भारतीय समाज में इसे कहने का एक आसान तरीका है कि हम किस्से कहानी कहते हैं। आखिर महात्मा बुद्ध जब निकले अपने ज्ञान की प्राप्ति के बाद और उस ज्ञान को साझा करना चाहते थे सारी दुनिया के साथ, तो उन्होंने इस ज्ञान को शुष्क सत्संगों से नहीं कहा। उन्होंने अलग अलग कहानियों से ये बातें कहीं। आप जानते हैं, आप जातक कथाओं के विषय में जानते हैं, या फिर आप भारतीय जो मनीषा है, भारतीय जो विद्वत पूरी की पूरी परंपरा है, उसमें आप जानते हैं कि क्यों हम पंचतंत्र की कहानियां रखते हैं। क्या है पंचतंत्र की कहानियां?
कहानियों के माध्यम से ज्ञान को देना। सवाल है कहानियों के माध्यम से क्यों? क्योंकि कहानियां श्रोताओं को जोड़ती हैं, कहानियां सहज होती हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात कि हमारा दिमाग एक विशेष तरीके से काम करता है। हम अभी थोड़ी देर के बाद इन किस्से कहानियों पर वापस लौटेंगे, पर इतना समझ लीजिए कि हमारा दिमाग जब एक घटना और पात्र किसी दूसरी घटना या पात्र से जुड़ा होता है तो उसे याद करना उसके लिए आसान होता है। और अगर हम केवल पॉइंटर्स फेंकें, अगर केवल अमूर्त बातें देखें, तो दिमाग उसे सहजता से भूल जाता है। फिर क्या तकनीक रहने वाली है? जैसा मैंने कहा, किस्से कहानियां थे। और दूसरी तकनीक है जिसमें किसी अपनी बातचीत की शुरुआत शॉक, प्रोवोक या क्वेश्चन, इनमें से किसी चीज से करें। शॉक करना, प्रोवोक करना या क्वेश्चन करना। शॉक करने का मतलब है आप सहसा ही कोई कथन बोलते हैं जो कथन सामान्य तर्क परंपरा के विपरीत है। एक ऐसी कोई घटना, कोई बात आप बोलते हैं जो सामान्यतः समझ में नहीं आती है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप श्रोताओं को एक किस्म का शॉक दे रहे हैं। मसलन मान लीजिए आप एक वक्ता के तौर पर खड़े हैं और वक्ता सामने आने के बाद कहता है कि इस सभागार में मैं किसी व्यक्ति को समझदार नहीं मानता। ये बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही परेशान करने वाला और बहुत ही अशिष्ट किस्म का वाक्य है। लेकिन इससे क्या होगा? इससे वक्ता को श्रोताओं की अटेंशन मिलेगी। ये व्यक्ति बोल क्या रहा है, बशर्ते वक्ता के पास इस शॉक को, ये जो एक किस्म का शॉक उसने तमाम श्रोताओं को दिया है, उसको इस्तेमाल करने की बाद में योग्यता हो। या फिर आप प्रोवोक कर सकते हैं। आप सामान्यतः कोई ऐसा कथन बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात बोल सकते हैं जिससे कि जो आपके सामने बैठा हुआ श्रोता समुदाय है वो प्रोवोक्ड महसूस करे, और नहीं तो आप उनसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। ये शॉक, प्रोवोक, क्वेश्चन सामान्यतः वे तकनीकें हैं जिनसे आप शुरुआत में अपने श्रोताओं की अटेंशन को ग्रैब करते हैं। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप पाएंगे कि आपको अपने श्रोता मिल गए हैं। अब आप उनके सामने अपना वास्तविक वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। आप किसी इंपैक्टफुल ओपनिंग स्टेटमेंट से ऐसा कर सकते हैं। अब हम वापस लौटते हैं किस्से और कहानियों पर। किस्से, कहानियां, स्टोरी टेलिंग, कथावाचन, किस्सा गोई, ये कम से कम भारत देश में पब्लिक स्पीकिंग का एक सबसे शानदार प्रभावी तरीका है। इसलिए जब आप अपने पूरे के पूरे वक्तव्य को स्ट्रक्चर कर रहे हो, कंटेंट को जुटा रहे हो, तो जितना ध्यान संदेशों पर दें उतना ही ध्यान उसके लिए किस्से जुटाने पर, कथा जुटाने पर, स्टोरी टेलिंग पर दें। बचपन से आज तक मैंने जितने भी वक्तव्य दिए हैं, भाषण दिए हैं, पब्लिक स्पीच दी है, मेरा अनुभव बताता है कि जब आप किस्सा गोई करते हैं, जब आप बताते हैं कि जब आप छोटे थे और क्या करते थे, तब अचानक अटेंशन श्रोताओं की आपको मिलती है और श्रोताओं तक आपका संदेश पहुंचता है। इसलिए इन किस्सों का चयन बहुत सावधानी से किया जाना जरूरी है, लेकिन निश्चित तौर पर आपके वक्तव्य में ये किस्से, ये कहानियां, ये कथाएं होनी ही चाहिए। अगर आपको हैरानी हुए, अगर आप परेशान हैं कि किस्से कैसे बनाए जा सकते हैं, कितनी स्टोरियां बनाऊं, तो उसका एक आसान तरीका क्या है? याद कीजिए अपनी कथाओं को। सत्यनारायण की कथा सुनी ही होगी या कोई और कथा। हर कथा में एक सामान्य सूत्र है कि कुछ पात्र होते हैं, वे पात्र आपस में कुछ बातचीत करते हैं और इन बातचीत में फिर कोई एक समस्या आती है और कुछ समय के बाद यह समस्या का समाधान होता है। किसी ने कहा कि भारतीय फिल्में मूलतः यही 3 चरण की फिल्में हैं। हीरो हीरोइन मिलते हैं, उनके बीच प्रेम होता है, बाद में इस प्रेम में कोई बाधा आती है और अंत में इस प्रेम का रेजोल्यूशन होता है, दी एंड। ये सिर्फ भारतीय फिल्मों की कहानी नहीं है, ये प्रत्येक भारतीय कहानी की संरचना है। आप इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में समस्या को इंट्रोड्यूस करेंगे पात्रों के माध्यम से, फिर समस्या को
सामने रखेंगे कि समस्या का मूल स्वरूप क्या है, और अंत में आपने इसे कैसे रिजॉल्व किया ये बता देंगे। और यह पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको आसान स्टोरी टेलिंग बताएगी। ये स्टोरी टेलिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि स्टोरी टेलिंग आपके संदेश को याद रहने लायक बनाती है और आपके जो श्रोता हैं वे उससे रिलेट कर पाते हैं। तो आपको दंत कथाएं, कहानियां, अपनी जिंदगी में क्या घटित हुआ, उन्हें इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। इस तरीके से हम इस मॉड्यूल के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं। यह आखिरी हिस्सा है कि यह तमाम ढांचा आपने खड़ा कर दिया, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लेकिन क्या आपके पास कोई संदेश भी था? दोस्तों, मैं तो लगातार रील्स में इस बात को कह रहा हूं, दूसरी तरीके से इस बात को कह रहा हूं कि अगर आप हिंदी की दुनिया से आते हैं, अगर आप उस हिंदी बेल्ट के व्यक्ति हैं, बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, जो भी हिंदी की दुनिया आप जानते हैं, तब आपके लिए महत्वपूर्ण संदेश यह है कि प्लीज अपना संदेश पता कीजिए। क्योंकि हम लोग हवाबाजी के शौकीन लोग हैं। हम लोग बोलने को तैयार हो जाते हैं बिना ये जाने कि क्या हमारे पास कोई संदेश है भी कि नहीं। सो मेक श्योर दैट बिफोर यू स्टार्ट योर स्पीच यू एक्चुअली नो व्हाट एग्जैक्टली इज द मैसेज। वह कौन सा संदेश है जिस संदेश को आप कन्वे करना चाह रहे हैं, जिस संदेश को संप्रेषित करना चाह रहे हैं, श्रोताओं तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इस संदेश में जो केंद्रीय संदेश है, सेंट्रल मैसेज है, एंकर आर्ग्यूमेंट है, वो एकदम संक्षिप्त, स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए। हम लोगों के वक्तव्यों में सबसे बड़ी चिंताजनक चीज जो मैंने पाई है वो है कि हमारे संदेश मात्र में ही एम्बिग्विटी, अस्पष्टता होती है। केवल एम्बिग्विटी नहीं होती बल्कि उसमें एक अननेसेसरी किस्म की, अनावश्यक रूप की जटिलता भी होती है। हमें यह गलतफहमी है कि जब हम संदेश को असहज, अस्वाभाविक, अस्पष्ट, अमूर्त या जटिल बना देते हैं तो उससे वक्ता के बारे में यह राय बनती है कि वक्ता जो है वो बहुत ज्यादा विद्वान है, समझदार है। यह दरअसल हमारी संस्कृतिगत समस्या है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ऐसा नहीं होता। यदि आप अपनी बात को सहज, स्पष्ट और बिना किसी अनावश्यक जटिलता के पेश कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना संदेश पहुंचा पा रहे हैं। यदि आप किसी से कहना चाहते हैं कि वह व्यक्ति जो सुन रहा है वह आपके उत्पाद क ख ग को खरीद ले, तो इसे कहने का बहुत सहज सरल तरीका है कि मेरे पास यह उत्पाद है और मेरा यकीन है कि यह आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी समस्या के हिसाब से एक समाधान देता है। इसे खरीदने पर विचार करें। सीधा सरल संदेश। अब अगर आप इसमें अमूर्तताएं लाएंगे, जटिलताएं लाएंगे, अस्पष्टता लाएंगे और उसके बाद वो उम्मीद करेंगे कि आपका संदेश श्रोता तक पहुंचेगा, तो यह असहज, अस्वाभाविक किस्म की अपेक्षा है। सामान्यतः यह अपेक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल में हम लोगों ने जिन चीजों को सीखा है हम उसे फिर से रिपीट कर रहे हैं। हमने क्या समझने की कोशिश की? हमने इस मॉड्यूल में स्पष्ट तरीके से कंटेंट प्लानिंग कैसे की जाए, विषय वस्तु कैसे तय की जाए, यह बताया। विषय वस्तु व्यक्त करने के लिए आपके पास स्पष्ट संदेश होना चाहिए, यह बताया। हमने यह भी बताने की कोशिश की कि जो आपका संदेश है उस संदेश में अलग अलग तरीके की स्टोरी टेलिंग या किस्सा गोई को अगर आप जोड़ेंगे तो वह संदेश बेहतर जाएगा। हमने बताया कि आपको इस संदेश को तैयार करने के लिए, इस कंटेंट को तैयार करने के लिए अपने ऑडियंस की समझ होनी चाहिए। उसके हिसाब से अपने कंटेंट को बहुत सीमित पॉइंट्स में रखेंगे और हमने ये बताया कि आप उसे स्ट्रक्चर करेंगे। बिल्कुल, अगर और कोई तकनीक आपको नहीं पता तो बहुत सहज स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यानी कि ओपनिंग, बॉडी और क्लोजिंग, आप इसका पालन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि आपके पास पर्याप्त विषय वस्तु है,
विषय वस्तु ठीक ठाक तरीके से लगी हुई है और उसमें आपने दर्शकों से जोड़ने वाले तमाम तकनीकों और बिंदुओं का इस्तेमाल कर लिया है। इससे आपका संदेश, आपका वक्तव्य अधिक प्रभावशाली बनेगा। फिर से निकालिए अपना मोबाइल फोन और फिर से अपने स्ट्रक्चर पर विचार करते हुए एक मिनट की स्पीच तैयार कीजिए और फिर उसे ध्यान से स्वयं सुनिए और उसका मूल्यांकन कीजिए। देखिए कि आप उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। थैंक यू।